हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिसमें आपको पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करके शेषफल ज्ञात करना सिखाएंगे। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। तो बाइनोमियल थ्योरम से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसको हिंदी में द्विपद प्रमेय कहते हैं। इसके दो पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए और नेगेटिव रिमाइंडर के लिए। तो आइए देखते हैं। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट है, इसमें ax + 1 की होल पावर n अपॉन ए, यानी कि ax + 1 की घात n बटे a। ये जो बटे a है, इसका गुणांक ऊपर मिलेगा, यानी कि इसका मल्टीपल यहाँ पर x के साथ a का मल्टीपल मिलता है। तो इसीलिए a के मल्टीपल से a का मल्टीपल डिवाइड कर दिया जाता है, तब x बचता है। तो ये x हमारा भागफल होता है। यदि हम इसको देखते हैं तो a से इसको ax को भाग देने पर हमारा रिमाइंडर 0 बचता है। देखिए, जैसे ax को a से भाग करेंगे, a से a कट गया, तो यहाँ पर ये भागफल x हो गया, तो रिमाइंडर 0 हो गया। जैसे आप एक बार और देख सकते हैं, यदि मैं लिखूं 4 × 5 बटे 4, देखिए यदि a से a डिवाइड हो जाएगा तो ये भागफल 5 आएगा और रिमाइंडर 0 होगा। तो इसलिए ये कंडीशन होती है यहाँ पर। तो जब a से x के गुणांक a को डिवाइड कर दिया जाता है तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 होता है। उसके बाद +1 की पावर n रिमाइंडर रह जाता है। देखिए 1 की घात n रिमाइंडर। तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसके बाद इसी प्रकार यहाँ पर माइनस रिमाइंडर के लिए देखना, ax - 1 की होल घात n बटे a। यहाँ पर इस a का मल्टीपल x के गुणनफल के साथ होगा, तो a से a डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। और तब -1 की घात n, ये हमारा रिमाइंडर होगा। और यहाँ पर हमारी दो कंडीशन आती है। यदि n क्या होता है, n एक नंबर होता है, यानी ये घात की संख्या n होता है। और यदि -1 की घात n होगा तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात देखनी, यहाँ पर n बराबर यदि इवन नंबर होगा तो रिमाइंडर +1 होगा, और यदि n बराबर यहाँ पर ऑड नंबर होगा तो रिमाइंडर -1 होगा। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चनों में हमें देखना है कि पॉजिटिव रिमाइंडर के प्रयोग से आसान होगा ये क्वेश्चन हल करना, या नेगेटिव रिमाइंडर के प्रयोग से आसान होगा। तो अपने माइंड का यूज करना है और देखना है। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं। 19 की घात 37 बटे 18, यानी कि 19 की घात 37 को जब 18 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर ज्ञात करना है, यानी कि शेषफल ज्ञात करना है। तो अब हमें इम्पोर्टेंट देखना है कि इस क्वेश्चन में पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज हो रहा है या नेगेटिव का। तो इसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव से देखते हैं। देखिए यहाँ पर भाजक संख्या 18 है, तो 18 का यहाँ पर मल्टीपल होना चाहिए। तो 18 का मल्टीपल होना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसे, देखिए। तो 19 को हम ऐसे लिखते हैं 18 + 1। देखिए पॉजिटिव रिमाइंडर का प्रयोग होगा यहाँ पर। देखिए 19 को लिख सकते हैं 18 + 1।
क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि बटे जो 18 का अंक दिया है, ये संख्या दी है 18 की, इस 18 का मल्टीपल यहाँ पर होना चाहिए। तो 19 को इस प्रकार से लिखते हैं जिससे कि हमें 18 का मल्टीपल बन जाए। तो देखिए 18 + 1 की पावर यानी घात 37 और बटे 18। तो देखिए हो गया ये, इस कॉन्सेप्ट के रूप में हो गया ये क्वेश्चन तैयार। अब जैसे मैंने बताया था यहाँ पर इसका मल्टीपल यहाँ 18 है, 18 से 18 डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 1 बचा और इसकी घात 37 यानी कि 1 की घात 37। अब जैसे कि मैंने बताया था यदि पॉजिटिव होगा और घात निगेटिव, घात इवन हो या ओड हो, कुछ भी हो, तो पॉजिटिव ही रिमाइंडर बचेगा। तो पॉजिटिव 1 यानी कि 1 की घात 37 को आप लिखेंगे a गुणा a गुणा a गुणा 1, 37 बार तक लिखेंगे तो इसका आंसर 1 ही होगा। तो अतः यहाँ पर इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर इसको हल करने के बाद 1 आता है, तो इसका रिमाइंडर हो गया 1। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया शेषफल 1। अब हम इसी प्रकार देखते हैं, जब आप 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, देखते रहना। अब देखो इसको करते हैं, यहाँ पर भाजक संख्या 32 है, तो यहाँ पर 32 का मुझे यहाँ पर मल्टीपल चाहिए। 97 को इस तरीके से लिखेंगे जिससे कि हमें यहाँ पर 32 का मल्टीपल प्राप्त हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। अब यहाँ पर 32 का फैक्टर्स पढ़ेंगे। 32 तिये 96 होता है, देखिए 32 तिये 96 और हमारा है 97, तो +1 ले लेंगे। अब ये पूरा 97 हो गया। देखिए 32 गुणा 3, 32 तिये 96 +1 97 और इसकी पूरे की घात 97 और बटे में 32। देखिए कॉन्सेप्ट तैयार हो गया और ये कॉन्सेप्ट हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर का। अब देखते हैं इसको हल करेंगे। देखिए 32 का मल्टीपल यहाँ पर है तो कट जाएगा, यहाँ पर इतने का रिमाइंडर 0 आ गया, शेष रह गया हमारा 1 की घात 97। अब 1 की घात 97 1 ही होता है जैसे ही हम हल करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया रिमाइंडर 1। देखिए धीरे धीरे समझ में आने लगेगा आपके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 की घात 95 और बटे 32 यानी कि 32 से 95 घात 95 को जब भाग करेंगे तो शेषफल ज्ञात करना है। तो वही कॉन्सेप्ट। तो देखिए 95 को इस तरह से लिखना है जिससे कि हमें यहाँ पर 32 का मल्टीपल प्राप्त हो जाए। देखना तो 32 तिये 96 होता है। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 32 तिये 96 यानी कि इसके 32 के फैक्टर में इसके निकटतम आ गया ये 32 तिये 96 और हमारा है यहाँ 95, तो हो गया यहाँ 32 तिये 96, तो -1 कर लेंगे। 32 तिये 96 से 96 में से 1 घटाएंगे 95 रह जाएगा और इसकी घात 95। तो देखिए यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट निगेटिव रिमाइंडर का यूज हो रहा है। तो देखिए इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे तो उनमें क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर या निगेटिव रिमाइंडर का यूज किया जाएगा और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम्स, द्विपद प्रमेय। तो देखिए अब हम इसको हल करते हैं बटे 32। अब देखिए 32 का मल्टीपल यहाँ मिल रहा है, 32 से 32 कट गया, यहाँ पर इतना रिमाइंडर 0 हो गया इसका और बचा हुआ रह गया -1 की घात 95। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। -1 के साथ में हमें ये देखना है यदि घात हमारी ओड होगी तो रिमाइंडर -1 होगा और यदि घात हमारी इवन होगी तो रिमाइंडर +1 होगा। तो यहाँ पर हमारी घात ओड है, ओड घात है ये, तो ओड के लिए हमारा जो -1 बनता है इसको हल करने के बाद -1 रिमाइंडर बनता है। और जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कभी भी रिमाइंडर निगेटिव में नहीं होगा, तो उसको
पॉजिटिव करने के लिए मैंने बताया था भाजक संख्या कितनी है हमारी, भाजक संख्या 32। इसको ऐसे करेंगे, यहां पर लिखता हूं, देख लीजिए, -1 के साथ प्लस भाजक संख्या 32 को जोड़ेंगे तो 32 प्लस का हो गया -1, तो इसको हल करेंगे 32 - 1 तो 31। तो अब एक्चुअल रिमाइंडर हो गया हमारा 31। तो देखिए इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको और मेहनत से करना होगा। देखिए हमारा जो भाजक संख्या है वो 48 है, तो यहाँ पर हमें इसमें 48 का मल्टीपल तैयार करना पड़ेगा। अब देखिए ऐसे तो हमें 48 का मल्टीपल हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम 7, ये जो 7 की घात 101 है, इसकी मदद से हम इसको 48 को मल्टीपल रूप में तैयार करेंगे। देखना कैसे, देखो इसके निकटतम संख्या 7 की घात 101 है, इसको 7 की घात 2 लिखेंगे, क्योंकि 7 की घात 2 लिखेंगे तो 7 सती 49 हो जाएगा इसके निकटतम। और यहाँ पर हम लिख देंगे इस पूरी घात को ऐसे, 7 की घात 2 की घात 50, यानी कि 50 दूनी 100, 7 की घात 100 तो ये हो गई, और है हमारी 7 की घात 101, तो गुणा 7 की घात 1 लिख देंगे। अब देखिए इसको अगर हम हल करेंगे तो हमारा यही कॉन्सेप्ट, यही आंसर बनता है कि 7 की घात 101 बनता है। देखिए 7 की घात 2 गुणा 50, 2 गुणा 50, 50 दूनी 100, 7 की घात 100 और गुणा 7 की घात 1, तो 7 की घात 101 हो जाएगा। अब ये हमारा कौन तैयार हो गया, और बटे भाजक संख्या लिखेंगे 48। अब आगे बढ़ते हैं इसको, देखिए 7 की घात 2 को लिखेंगे 7 का वर्ग 49 की घात 50 गुणा 7 की घात 1 बटे 48। कोई दिक्कत? देखिए अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब इसको ऐसे कर लेंगे, 48 के मल्टीपल में इसको तोड़ लेंगे। देखिए 48 + 1 की घात 50 गुणा 7 बटे 48। देखिए यहां तक तैयार हो गया। अब देखो 48 से 48 कट गया। अब यहां पर 1 की घात 50, 1 की घात 50 1 होगा, इसको खोलेंगे 1 गुणा 7। तो जैसे ही हम इसको हल करेंगे 1 गुणा 7, 7 एकम 7, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो 7 आता है। तो यहां पर दिए गए क्वेश्चन का रिमाइंडर होगा 7। तो देखिए धीरे धीरे सीख जाएंगे आप। इसके बाद में और क्वेश्चन ले रहा हूं, इसी तरीके से आप धीरे धीरे अच्छी तरीके से हम सीख जाएंगे। देखिए कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और आसान लगेगा। देखना, 17 की घात 200 बटे 18 का रिमाइंडर ज्ञात करो, यानी कि शेषफल ज्ञात करो। तो वही कॉन्सेप्ट है, यहां पर बटे में 18 है, तो 18 का मल्टीपल यहां पर बनाना है मुझे। तो किससे बनेगा? देखना, निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग करके बनेगा। देखो 17 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 18 - 1 और बटे 18, और घात इस पर है 200। तो देखिए निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग किया जा रहा है। यहां पर 18 में से घटाएंगे 17 की घात 200 बनता है और बटे 18, तो बन गया। देखिए इस तरह से इसको यूज करना होता है, बहुत ही आसान है अगर आप ध्यान से इसको एक बार समझ लें। अब देखो 18 से 18 कट गया, तो यहां पर क्या बच गया? -1, और -1 की घात 200 है। और हमें पता है जब माइनस में घात इवन आ जाए, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है इवन नंबर आ रही है घात, तो रिमाइंडर पॉजिटिव होगा। तो यहां पर रिमाइंडर पॉजिटिव होगा। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया शेषफल 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 6 देखना,
यहाँ पर हमारा भाजक संख्या 48 है, तो यहाँ पर ऊपर 48 का मल्टीपल बनाएंगे। तो देखिए 59 को ऐसे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर 58 है, ये मैं गलत बोल गया, 58 है। 58 का मल्टीपल बनाएंगे यहाँ पर 58 + 1। देखिए 59 को ऐसे लिख सकते हैं 58 + 1। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार हो गया। और बटे 58 की घात 637। अब देखो 58 के मल्टीपल से 58 का मल्टीपल कट गया, यहाँ पर रह गया 1 की घात 637। अब देखिए पॉजिटिव में घात इवन हो या ऑड हो, रिमाइंडर पॉजिटिव ही रहेगा, एक ही, तो प्लस का 1 रह गया। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया शेषफल 1, रिमाइंडर 1। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाजक संख्या 97 है, तो यहाँ पर हमें 97 का मल्टीपल बनाना है इसमें, तो 96 को ऐसे लिखेंगे 97 - 1। 97 में से 1 घटाएंगे तो 96 बच जाएगा। तो लिखे गया, ये बिल्कुल तैयार हो गया ये इस कॉन्सेप्ट में। और इसकी घात 132 और बटे भाजक संख्या 97। अब देख लीजिए 97 से 97 कट गया, -1 की पावर हो गया 132। अब यहाँ पर n बराबर इवन नंबर है, घात इवन नंबर है, तो इसका रिमाइंडर पॉजिटिव 1 होगा, यानी कि प्लस का 1 शेषफल होगा। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर बी शेषफल 1 होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखना, अब हमारा भाजक संख्या 182 है, तो यहाँ पर 182 का मल्टीपल ऊपर तैयार करना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 182 - 1, क्योंकि यहाँ 181 है, तो 182 में से -1 घटाएंगे तो 181 रह जाएगा, और इसकी होल घात हो गई 753 और बटे भाजक संख्या हो गई 182। अब देखिए 182 का मल्टीपल हमें मिल गया, यहाँ पर इससे मल्टीपल से मल्टीपल कट गया, -1 की घात 753, और 753 हमारा ओड नंबर है ये, तो ओड के लिए -1 होगा रिमाइंडर। तो देखिए -1 रिमाइंडर होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब शेषफल माइनस में आ जाता है तो हमारा आंसर कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं होगा, हमेशा रिमाइंडर पॉजिटिव में होता है, बताया था मैंने आपको। तो अब इसको हम पॉजिटिव में करेंगे, तो ऐसे करेंगे, देखिए -1 प्लस भाजक संख्या 182। अब इसको हल करेंगे, 182 में से -1 घटाएंगे तो रिमाइंडर 181 रह गया। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया शेषफल 181। देखिए अब धीरे धीरे आने लगेगा आपकी समझ में, और क्वेश्चन करेंगे। देखिए काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, अच्छा लगेगा और आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 257 है, हमारा यहाँ 64 है, तो 64 के पदों में यहाँ हमें 64 का मल्टीपल करना है। तो देखिए हम करेंगे, आपको 64 का मल्टीपल, 64 चौका 256 होता है। देखिए 64 × 4 बटे 64। तो आप देखिए 64 चौका 256 है, हमारा 257, तो +1 चाहिएगा। तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट लगा है इसमें, और इसकी घात 1008। अब देखिए 64 से 64 कट गया, प्लस का रिमाइंडर 1 की घात 1008। अब जैसे कि मैंने बताया था, यदि 1 पर घात ओड हो या इवन हो और यहाँ प्लस हो तो आपका रिमाइंडर 1 ही होगा। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया शेषफल 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ऊपर करेंगे यहाँ पर, देखो 118 है, 118
इस संख्या के साथ हमें 118 का मल्टीपल करना है। देखिए 100 चौका 400, 18 चौक 72, यानी कि 4 बार मल्टीपल। तो 118 गुणा 4, देखिए इसको मैं तोड़ रहा हूं, 118 गुणा 4 यानी कि 472 हो गया, और है हमारा 471। तो हमें क्या करना, -1 करेंगे, तभी तो 471 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग किया जा रहा है, और बटे भाजक संख्या 118 और घात हो गई हमारी 344। अब देखिए 118 के मल्टीपल से 118 का मल्टीपल कट गया, यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच गया ये। इसके बाद रह गया -1 की घात 344, और जैसे कि मैंने बताया था माइनस में यदि घात माइनस में यदि घात इवन होगी तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 1। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया शेषफल 1। देखिए कुछ क्वेश्चनों को और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में हमसे शेषफल नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 49 की घात 15 -1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि इसमें शेषफल नहीं बचेगा, और यह निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ये पूछा है। तो इसको हम इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हल करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हल कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, 49 को ऐसे लिख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, 48 + 1। देखिए 48 में यदि 1 जोड़ लेंगे तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट में तैयार हो जाएगा। 48 + 1 की घात 15 -1। अब इतना तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये भाजक संख्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी कि यहाँ बटे में इनमें से कौन सी संख्या आएगी। तो बटे में यहाँ पर जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, यानी कि जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे वह संख्या आएगी यहाँ पर। देखो अगर मैं 50 रखूँ, 50 का मल्टीपल 48 तो नहीं होता, यानी 50 में 48 का मल्टीपल तो नहीं होता। 51 लूंगा, 51 में नहीं आएगा 48। 29 लूंगा, इसमें नहीं। 8 लूंगा तो 8 के मल्टीपल में आता है 8 × 48। तो देखिए 8 लेंगे तो 8 के मल्टीपल में आ जाएगा। 8 से यह पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 8 × 48, और बच जाएगा कितना, 1 की घात 15। 1 की घात 15 को 1 की घात 15 -1 ये बचेगा। अब इसको भी हल करेंगे, 1 की घात 15 को हल करेंगे 1 -1, तो हल होने के बाद 0 बचता है। तो इसका मतलब हमें यह पता लग रहा है कि दी गई संख्या को जब 8 से पूरा पूरा डिवाइड करते हैं तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखिए जैसे मैंने आपके सामने यह पूरा प्रूफ कर दिया है आपके सामने। देखिए 1 की घात 15 1 -1, 1 से 1 कट गया, ±0। तो इस प्रकार यह 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा 168 है भाजक संख्या, तो भाजक संख्या 168 यहाँ पर मल्टीपल बनाएंगे, 168 का मल्टीपल बनाएंगे यहाँ पर। तो 13 की घात 658 है, तो यहाँ पर हम 13 का वर्ग 169 हो जाएगा इसके निकटतम। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे 13 का वर्ग और बटे में 168,
और यहाँ पर इसकी पूरी घात है 658, घात 2 ले ली, 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 नंबर 18। अब देखो दोनों घात की गुणा करेंगे इसमें तो यही हो जाएगा 658। तो यानी कि इस क्वेश्चन को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 168 का मल्टीपल बनाएंगे, इसमें 13 का वर्ग 169 होता है, तो हम क्या करेंगे 168 + 1 की घात 329 बटे 168। अब देखिए 168 का मल्टीपल बन गया, यहाँ पर 168 से 168 कट गया, 1 की घात 329, घात पॉजिटिव, घात इवन हो या ऑड हो, रिमाइंडर पॉजिटिव बचेगा। तो इसका जो शेषफल होगा, शेषफल 1 होगा। तो दिए गए क्वेश्चन का रिमाइंडर या शेषफल 1 होगा। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए 9 की घात 6 - 11 और बटे भाजक संख्या है 8। तो यहाँ पर हमें 8 का मल्टीपल बनाना है, तो इसको 9 को ऐसे लिखेंगे 8 + 1 की घात 6 - 11 बटे 8। अब देखिए 8 के मल्टीपल से ये कट जाएगा, 1 की घात 6, 1 रह गया। इसके बाद -11 और बटे 8, इसको ऐसे ले लेंगे और -11 इसको हल करेंगे, -10 बटे 8। देखिए इसको ऐसे करेंगे। अब 8 से इसको भाग करेंगे, 8 का 8, -2 बचता है, -2 रिमाइंडर बचता है। और जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि यदि हमारा रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। तो इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में बनाएंगे। जैसे देखिए -2 प्लस भाजक संख्या 8 है, 8 लिखेंगे। तो अब इसको हम हल करेंगे, -2 + 8। तो इसको हल करने पर 8 में से -2 घटाएंगे, प्लस का 6 बचेगा। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर है वो रिमाइंडर 6 है। तो देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर हो गया रिमाइंडर 6, यानी कि शेषफल 6। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 की घात 819 + 2 और बटे भाजक संख्या है 39। तो अब इसको यहाँ पर हम 39 का मल्टीपल तैयार करेंगे। देखिए 38 को ऐसे लिखेंगे, 39 - 1 ऐसे लिख लेंगे। ये नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट में लिखेंगे, 39 - 1 की घात 819 + 2 बटे 39। अब देखिए 39 से 39 कट गया, -1 की घात ओड है तो रिमाइंडर -1 होगा और +2। अब देखिए इसको हल करेंगे, +2 - 1 तो +1 बचता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया रिमाइंडर 1। आइए स्टार्टिंग करते हैं नया कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ जीरोज। तो आज का नया कॉन्सेप्ट आपके सामने है, नंबर ऑफ जीरोज मतलब शून्यों की संख्या। तो देखते हैं, किसी मल्टीपल या किसी फैक्टोरियल के अंत में जितनी जीरो आती है उसे नंबर ऑफ जीरोज कहते हैं। देखिए नंबर ऑफ जीरोज किसे कहते हैं कि किसी मल्टीपल या किसी फैक्टोरियल के अंत में जितनी
जीरो आती है उसे नंबर ऑफ जीरोज कहते हैं। तो अब हम नंबर ऑफ जीरोज को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए पहला कॉन्सेप्ट है आपके सामने, जब मल्टीपल के रूप में क्रमागत संख्याओं का गुणनफल आ जाए। देखिए क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है यहाँ पर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 तक के गुणनफल में ये क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है। तो इस गुणनफल में अलग अलग क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। जैसे कि यहाँ पर पूछ ले इसने 2 कितनी बार आता है इसमें, या 3 कितनी बार आता है इस गुणनफल में, या 5 कितनी बार आता है। तो हमें इस तरह के क्वेश्चनों को फाइंड करना होता है। तो देखिए आइए स्टार्टिंग करते हैं। 2 कितनी बार आता है, देखिए 2 एक सम संख्या है। तो देखिए सम संख्या हमारी सम संख्या के अंदर ही मिलेगी। देखिए 2 एक सम संख्या है, यहाँ पर मिलेगी 2 यहाँ पर मिलेगा, 2 यहाँ पर मिलेगा और 2 यहाँ पर मिलेगा। देखिए 2 एक सम संख्या है तो सम संख्याओं के अंतर्गत ही 2 का मल्टीपल पाया जाता है। तो 2 देखिए 2 एक बार तो ये हो गया, और 4 के मल्टीपल 2 के पदों में करेंगे 2 गुणा 2, और 6 का मल्टीपल 2 गुणा 3, और 8 का मल्टीपल हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं कि 2 कितनी बार आता है। देखिए 3 बार यहाँ है, 3 और 1 4 5 6 और 1 7 बार आएगा। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं आप। 2 कितनी बार आता है, 7 बार। अब देखते हैं 3 कितनी बार आता है। 3 एक विषम संख्या है तो विषम संख्याओं में ही पाई जाएगी, और 3 एक सम संख्या के अंदर भी पाया जा सकता है 3 का मल्टीपल। देखिए 3 एक बार यहाँ पर है, 3 एक बार यहाँ है, 2 बार तो ये हो गया, और 9 में 3 का वर्ग यहाँ पर है। देख लीजिए 3 गुणा 3, 2 बार यहाँ हो गया। देखिए 2 3 और 1 4। तो 3 कितनी बार आता है, 4 बार। और 5 कितनी बार आता है, 5 केवल 1 बार आता है। देखिए यहां तक का 1 बार। तो इस प्रकार क्रमागत संख्याओं में हम 2 3 5 7 इस तरह से पता कर सकते हैं कि ये कितनी बार आते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दिया है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डेश गुणनफल 49 तक दिया है। देखिए 49 तक दिया है, और इसमें 49 तक में 5 कितनी बार आता है ये पूछा है। देखिए 5 कितनी बार आता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा जाए 5 कितनी बार आता है, तो लास्ट की संख्या को देखेंगे। लास्ट की संख्या हमारी 49 है। अब 49 को हम भाग करेंगे। देखिए इसके मल्टीपल करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए 5 से इसको भाग करेंगे, 5 नम 45। देखिए 5 नम 45, बच गया शेष 4। शेष को छोड़ देते हैं। इसके बाद ये जो भागफल आया इसको फिर 5 से भाग करेंगे। देखिए 5 एकम 5, देखिए 5 एकम 5 एक बार। तो हमें यहां से मालूम हो जाएगा कि हमारे कितने बार 5 आते हैं। तो देखिए 49 को भाग करने पर 9 और 1 ये भागफल आया। जो भागफल संख्याएं होगी उन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो इन्हें जोड़ लेंगे, 9 + 1 बराबर हो गया 10। तो 5 10 बार आता है। तो 1 से 49 तक के गुणनफल में 5 10 बार आता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में और पढ़ाऊंगा आपको अभी। इससे पहले आप ये पॉइंट देख लीजिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले आप ये भी देख लीजिए।
कि 2 व 5 के गुणनफल से शून्य का निर्माण होता है, यानी कि शून्य बनती है अर्थात 0 बनती है। जब हम 2 व 5 की आपस में गुणा करते हैं तो 0 बन जाती है, यानी 0 निर्मित हो जाती है। जैसे देखिए 2 व 5 की गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो देखिए 10 में ये इकाई स्थान पर ये 0 बन रही है। तो दिए गए 2 व 5 के गुणनफल में शून्यों की संख्या 1 है। तो ये आप ध्यान रखना, 2 व 5 के गुणनफल से शून्य का निर्माण होता है, अर्थात 2 व 5 का एक जोड़ा बन जाता है तो 2 व 5 के पेयर से शून्य का निर्माण होता है। इस प्रकार मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिया है 25 गुणा 4, 25 चौका 100। अब देखिए जितने यहाँ पर 25 के फैक्टर करेंगे 5 गुणा 5, 4 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2, तो देखिए 5 कितनी बार है, 2 बार, और 2 भी 2 बार है, तो 5 व 2 के 2 पेयर बनते हैं। देखिए 5 व 2 ये हो गया और 5 व 2 का गुणनफल 1 ये हो गया, तो 2 पेयर, जितने पेयर बनेंगे उतनी शून्यों की संख्या होगी। तो देखिए यहां पर 5 व 2 के 2 पेयर बन रहे हैं, तो यहां पर 25 गुणा 4 में शून्यों की संख्या 2 है। जैसे कि आप यहां देख लीजिए 25 चौका 100, 2 शून्य है, तो क्वेश्चन का आंसर बन गया, इसमें शून्यों की संख्या 2 है। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं और क्वेश्चनों को देखते हैं। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है मैंने, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डेडेस गुणा 41 गुणा 42, यानी क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में 5 कितनी बार आता है। देखिए 5 कितनी बार आता है, तो जैसे कि मैंने अभी कॉन्सेप्ट में बताया था कि लास्ट की संख्या देख लेते हैं। क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में लास्ट की संख्या 42 है और उसमें पूछा है कि 5 कितनी बार आता है। जिस संख्या को पूछता है उसी से इसको भाग कर देते हैं। 5 कितनी बार आता है, 5 से ही भाग करेंगे। 5 अठे 40, देखिए 5 अठे 40, शेष 2 बच गया, उसको छोड़ देते हैं, ये हमारा भागफल आ गया। फिर इस भागफल को फिर 5 से ही भाग देंगे, 5 एकम 5, एक बार चलेगी मारनी, 3 शेष बच गया। इसके बाद हमारा ये भागफल रह गया। यहाँ पर देखिए भागफल कितना रह गया, ये हमारे इसमें ये भागफल 8 है और यहाँ भागफल 1 है। ये 5 एकम 5, एक बार चली, 3 शेष रह गया। तो जैसे कि मैंने बताया था, जो भागफल की संख्या होती है उन्हें जोड़ लेते हैं और जितना जो भी उनका जोड़ होगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे इसको जोड़ेंगे 8 + 1 बराबर हो गया 9, तो इसमें 5 9 बार है। 5 कितनी बार आता है, 9 बार। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया 9। अब देखिए फैक्टोरियल का क्वेश्चन देख लीजिए, 270 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आता है। अब देखिए फैक्टोरियल का चिन्ह होता है ये। सबसे पहले आप फैक्टोरियल के बारे में जानिए। देखो अभी मैं सवाल को हल नहीं कर रहा हूं, पहले मैं आपको फैक्टोरियल बताता हूं। किसी भी संख्या के साथ फैक्टोरियल 2 तरह से लगाया जा सकता है। देखिए इसके 2 तरह के चिन्ह होते हैं। एक तो ये होता है, जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 3, इसको ए से लिख सकते हैं, या इसको ए से भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3। ये 2 तरह से होता है। ये एग्जामिनर इस चिन्ह के रूप में दे सकता है क्वेश्चन को, इस चिन्ह के रूप में दे सकता है। ये फैक्टोरियल होते हैं। और फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाता है, जिस संख्या के साथ फैक्टोरियल आता है उसी संख्या को गुणनफल के घटते क्रम में लिखते हैं। जैसे 3 है, 3 के साथ 3 गुणा 2 गुणा 1 ऐसे लिखते हैं। ये फैक्टोरियल को लिखने का स्टाइल है। जैसे इस तरह से लिखते हैं। जैसे हम फैक्टोरियल 4 को लिखते हैं, अब इसको लिखने का तरीका 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तक का जाते हैं।
यानी कि वही क्वेश्चन बन जाता है, क्रमागत संख्याओं का गुणनफल बन जाता है। फैक्टोरियल की संख्या के साथ भी वही कंडीशन लागू होती है जो यहाँ पर दिखाई देती है। देखिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा इतने इतने 42 तक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फैक्टोरियल 42। इसका अर्थ भी यही है, इस पूरे क्वेश्चन का अर्थ भी यही है। फैक्टोरियल 42 में 5 कितनी बार आता है? देखिए यही कंडीशन बन जाती है, फैक्टोरियल 42 में 5 कितनी बार। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है फैक्टोरियल 270 में 3 कितनी बार आता है। तो फैक्टोरियल 270 का मतलब है क्रमागत संख्याओं का गुणनफल वही 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 270 तक पहुंचेगा ये। तो वही कॉन्सेप्ट बन गया। तो जिस प्रकार हम यहाँ लास्ट की संख्या को 5 से भाग करते हुए भागफल प्राप्त करते हैं, फिर उन भागफलों की संख्याओं को जोड़ लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर हम करेंगे। फैक्टोरियल 270 है, इसको भाग करेंगे 3 से। 3 नम 27, 90 बार कटा। फिर 3 से भाग करेंगे 30 बार। फिर इसको 3 से भाग करेंगे, 3 दाई 30। फिर इसको 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3। तो ये हमारे टोटल ये आ गए। अब इन सभी को जोड़ लेंगे तो हमारे फैक्टोरियल 270 में 3 कितनी बार है ये हमें मालूम हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए 90, 30, 120 और 10, 130, 33 और 1 34, 134 बार आता है। देखिए 134 बार आता है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 134। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब हम इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। देखिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डेढ़ गुणा 9 गुणा 10 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या पूछी है। देखिए इस बार यहाँ तो ये पूछा था 3 कितनी बार, 5 कितनी बार, 7 कितनी बार, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। इनका फायदा भी होगा आपको। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते रहिए आप। देखिए यहाँ पर क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 9 तक दिया है और उसमें पूछा है कि इसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया है कि जब शून्य का निर्माण होता है तो वह 2 व 5 के गुणनफल से होता है। तो हम देख लेते हैं दी गई संख्याओं के गुणनफल में 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर 2 यहाँ पर आ रहा है, 4 में 2 आ रहा है, 6 में आ रहा है, 8 में आ रहा है। तो देखिए ऐसे करने से हमें क्या होता है, टाइम लग जाता है। क्योंकि अभी तो ये मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया है, हम इसके गुणनफल में बड़ा क्वेश्चन भी लेंगे तो फिर वहाँ इस तरह से चेक करने में आपको दिक्कत आएगी कि 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है। तो वहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट के रूल से इससे हम फायदा उठाएंगे जो मैंने आपको ये सिखाया है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं शून्य का निर्माण 2 व 5 के गुणनफल से होता है, अन्य किसी संख्याओं के गुणनफल से नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हम यहाँ से देखते हैं, एक खास बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, बहुत ही अच्छी बात बताना चाहूंगा, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट बात है ये आपके सामने। देखना जब क्रमागत संख्याएं देखते हैं 1 से 9 तक ही देख लीजिए, तो 2 इसमें सबसे ज्यादा बार आ रहा है। देखिए 2 यहाँ पर भी है और 4 में भी 2 बार आ गया है, फिर 6 में भी है, फिर 8 में भी 3 बार है। तो 2 सबसे अधिक बार आ रहा है। क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में 2 सबसे अधिक बार आ रहा है। और देखिए 5 कितनी बार आ रहा है। देखिए 1 से 9 तक की संख्याओं के गुणनफल में 5 केवल एक बार ही दिखाई दे रहा है। देखिए 1 बार दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 आ गया। उसके बाद 6 7 8
9। देखिए एक बार आ रहा है, तो यहाँ से हम एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 5 कितनी बार आता है। बस तो जितनी बार 5 होगा उतने ही शून्यों की संख्या होगी। क्यों होगी, आपको बताया है कि 2 व 5 के गुणनफल से शून्य का निर्माण होता है। अब देखो 2 यहाँ कितनी बार है, देख लीजिए 2 आपको बता रहा हूं, 2 4 में भी 2 गुणा 2 और 6 में भी होता है, आगे 6 मिलेगा, 2 गुणा 3 2 मिलेगा, और 8 में भी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार है। देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है ये, और 5 कितनी बार है, केवल 1 बार है। ध्यान से देखना, ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। 2 7 बार है, 5 1 बार है, और हमारी शून्य का निर्माण केवल 5 और 2 के गुणनफल से होता है। देखिए 2 के साथ में 5 की गुणा करूंगा तो 2 पंजे 10, देखिए शून्य का निर्माण हो गया। तो 1 2 मैंने ले लिया इस 5 के साथ, देखिए इस 2 और 5 के साथ मैंने गुणा करी शून्य। अब देखिए 2 तो बहुत सारे हैं, अब हमारे पास 5 नहीं है, तो देखिए जब तक 5 नहीं होगा तब तक 2 से शून्य का निर्माण भी नहीं होगा। तो यहाँ पर यदि 5 और हो जाते तो फिर उन 2 के साथ फिर 5 का पेयर ले लेते, 5 का, जैसे मैं अगर लिख दूं 5 गुणा 5 ये ले लिया, तो इस 2 के साथ फिर 2 गुणा 5, फिर इस 2 के साथ फिर 2 गुणा 5, तो एक शून्य यहाँ से बन रही है, एक शून्य यहाँ से, इस तरह शून्य का निर्माण होता चला जाता है। लेकिन तभी संभव होगा जब हमारे साथ 2 के साथ 5 भी होगा, तो 2 गुणा 5 के मल्टीपल से हमारा शून्य का निर्माण होता है। तो दिए गए क्वेश्चन में हमारा 5 सिर्फ 1 बार है। तो इस प्रकार क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में देख लेते हैं कि 5 कितनी बार है, तो जितनी बार 5 होगा इसका मतलब हो जाएगा उतनी ही शून्यों की संख्या होगी। अतः यहाँ हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, इसके विषय में हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर 5 सिर्फ 1 बार है, और आप इसमें पता भी लगा सकते हैं कि 5 1 बार किस तरीके से है। यहाँ तो वैसे दिखाई दे रहा है, बट आप इसको इस मेथड से भी हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए 1 से 9 तक की संख्याओं का गुणनफल है, अगर इसमें 5 पूछे कितनी बार है, तो जैसे मैंने ये बताया है ऐसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या लास्ट की, उसको 5 से भाग कर लेते हैं, 5 एकम 5, 1 बार चलेगी मारनी, शेष 4 रह गया, उसको छोड़ देंगे। तो देखिए जितना भागफल आएगा वही हमारे 5 की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ 5 कितनी बार है, 5 1 बार है, देख लीजिए, और जितनी बार 5 होगा उतनी शून्य होगी। अतः हम लिख सकते हैं, अतः दिए गए गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या 0 1 होगी। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आगे काम आएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चनों में बहुत अच्छी तरीके से, इसको और समझाऊंगा मैं आपको। अब देखिए आगे वही 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डेढ़ गुणा इस तरह से चल रहा है 22। यहाँ तक की संख्याओं के गुणनफल में 2 कितनी बार आता है, देखिए 2 कितनी बार, वही तरीका, लास्ट की संख्या को 2 से भाग करेंगे। देखिए 2 से काटा इसको 11 बार, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 से 2 पंजे 10, शेष बचेगा छोड़ देते हैं, 2 दूनी 4, शेष 1 छोड़ देंगे, 2 एकम 2। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के हमारे भागफल आ गए, इनको जोड़ लेंगे, 11 जमा 5 जमा 2 जमा 1, तो यही हमारी 2 की संख्या है। 11 5 16 2 18 1 19, तो 2 19 बार आता है। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वही तरीका, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डेढ़ गुणा 9 गुणा 10 तक के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। अब देखिए वही तरीका निकाल लेंगे, 5 कितनी बार आता है ये मालूम कर लेंगे। तो लास्ट संख्या देख लेंगे हम,
तो लास्ट संख्या हमारी 10 है, उसको 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10। देखिए 5 दूनी 10, 2 बार भागफल 2 आया, तो 2 आया। तो यहां पर हमें पता लगा है 5 2 बार है, 5 2 बार है। और जबकि इसकी क्रमागत संख्याओं में 2 की संख्या तो बहुत सारी होती है, बट 5 केवल 2 बार है। तो मैंने बताया था जितनी बार 5 होगा उतनी ही शून्यों की संख्या होगी। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया शून्यों की संख्या 2 है। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया शून्यों की संख्या 2 हो। देखिए कुछ खास क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर दी गई संख्याओं का गुणनफल क्रमागत संख्याओं का गुणनफल नहीं है। इसमें देखिए छोटी बड़ी संख्याएं लिख रखी है इसने, 12 गुणा 27 गुणा 63 गुणा 113 गुणा 1250 गुणा देखिए 24। देखिए यहाँ पर 24 लिख दिया, कहीं बड़ी कहीं छोटी संख्या गुणा 650। तो इस प्रकार की संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताओ। देखिए बहुत ही खास क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। यह क्रमागत संख्याओं का गुणनफल वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें छोटी बड़ी आगे पीछे संख्या लिख रखी है। तो हमें तो वही फाइंड करना है कितने 2 कितने 5 होते हैं, तभी हमें शून्यों की संख्या मालूम होगी। बस यही कॉन्सेप्ट रखना। शून्य वाले क्वेश्चन में जब भी एग्जामिनर किसी भी क्वेश्चन में कहे कि दी गए क्वेश्चन में इनके गुणनफल में शून्यों की संख्या बताओ, तो भाई हमें देखना है, क्योंकि शून्य का निर्माण 2 गुणा 5, 2 व 5 के गुणनफल से होता है। तो जितने 2 और जितने 5 हो गए उतने ही शून्यों की संख्या होगी। और यदि 2 ज्यादा है तो फिर 5 देख लेंगे 5 कितने हैं, तो जितने 5 हो गए उतने ही शून्यों की संख्या होगी। बताया है मैंने पहले भी। अब देखिए यहाँ पर हमें दिए गए गुणनफल में 2 और 5 को देखना है, कितने 2 आते हैं इसमें और कितने 5। तो देखिए 12 में देखते हैं 2 कितने हैं, 4 3 12। इसके फैक्टर कर लेंगे 2 के पदों में, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 3 12। इसमें कोई 2 का फैक्टर्स नहीं है, इसमें भी 2 का फैक्टर नहीं है, इसमें भी 2 का फैक्टर नहीं है। यहाँ पर है देखिए 125 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 5 गुणा 5 गुणा 5 और 0 का 2, 10 का 10 हो गया, 125 गुणा 10, इसके 2 गुणा 5, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर भी 24 है, 8 3 24, 8 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और यहाँ पर भी है 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 5, और गुणा 10 को लिखेंगे 2 गुणा 5। तो इस प्रकार हम यहाँ पर जिन जिन में 2 और 5 के फैक्टर्स मिलेंगे मैंने वही संख्या ली है, और को मैंने छोड़ दिया है। अब हम इनमें देखते हैं कितने 2 और कितने 5 आते हैं। तो सबसे पहले 2 को देखेंगे, 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बार, 2 7 बार। 5 देखेंगे कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो सबसे कम कौन है, 5 6 बार है। यानी कि इसमें आप कह सकते हो 6 शून्य बनेगी। दी गई संख्या के गुणनफल में 6 शून्य होंगे, क्योंकि एक 5 के साथ 2 लेंगे, एक 5 के साथ 2 लेंगे तो 6 बार आ जाएगा, तो 6 बार 2 हो जाएंगे। एक बार का बच जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक उसके साथ 5 नहीं होगा तब तक शून्य का निर्माण नहीं होगा। इसलिए देखते हैं 2 की घात 7 और गुणा 5 की घात 6। तो बहुत से टीचर इसको लिख देते हैं, इस प्रकार से कह देते हैं कि जिसकी घात
यानी ये छोटी घात ही शून्यों की संख्या होगी। देखिए यहाँ पर 2 की घात 7 है, यहाँ पर 5 की घात 6 है। कुछ टीचर इसको ऐसे भी बता देते हैं, वो तो सबका अपना अपना स्टाइल है बताने का, अपना अपना तरीका है। लेकिन जो ओरिजिनल रियल क्वालिटी क्वेश्चन के अंदर फाइंड की जा, रियल में क्वेश्चन को ऐसे अच्छी तरह समझा जा, ये घात वगैरह बता के कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। जानते तो हम भी हैं। देखिए जैसे यही लोअर घात ही हमारी शून्यों की संख्या को दर्शाता है। 2 की घात 7, यहाँ 5 की घात 6, तो हमारी कितनी है? 6 शून्य हो गए। देखिए अगर डायरेक्ट मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दूँ आपको, 2 की घात 5 और गुणा 5 की घात 7, इस तरह से दे दूँ, तो इसमें शून्यों की संख्या बताओ, तो छोटी घात ही हमारी शून्यों की संख्या को दर्शाएगा। देखिए यहाँ घात 7 है, यहाँ घात 5 है, तो 5 शून्य होंगे। तो ऐसे भी बता दिया जाता है। और वही तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए 2 5 बार है और 7 वो 5 7 बार है, तो कम बार कौन है? 2। तो कितनी बार है ये? 5, तो 5 शून्य होंगे। 6 ऐसे बता दीजिए, 6 घात के अकॉर्डिंग बता दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने मैंने ये तरीका भी बता दिया घात के अकॉर्डिंग, और ये तरीका भी बता दिया मैंने। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में पहले 2 और 5 को फाइंड करना पड़ेगा। डायरेक्ट हमें इसमें घात का मालूम नहीं होगा। जैसे यहाँ तो डायरेक्ट घात के पदों में संख्या को लिख दिया तो डायरेक्ट तो बता सकते हैं, बट इसमें पहले हमें 2 और 5 के टुकड़ों को फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 डेढ़ गुणा 97 गुणा 99। इसका मतलब है दिया गया क्वेश्चन क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल है। तो दिए गए क्वेश्चन में क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल है। देखिए विषम संख्या है, और जब विषम संख्या है तो सम संख्या 2 तो है नहीं इसके गुणनफल में। देखिए 2 सम संख्या है, लेकिन यहाँ पर सभी संख्याएं विषम संख्याओं का गुणनफल है और इसमें 2 नहीं आया है। और आप सभी को पता है 2 के बिना शून्य का निर्माण नहीं होगा। जब तक 5 के साथ 2 नहीं होगा तब तक शून्य का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बन जाता है आपके लिए कि जब भी क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल दे दिया जाए तो क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या कोई शून्य नहीं होती है। तो शून्यों की संख्या शून्य होती है, 0 होती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। तो क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या शून्य है, तो शून्यों की संख्या अगर बताई जाए तो 0 है। देख लीजिए क्यों 0 है, मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें सम संख्या 2 कहीं भी नहीं है इकाई स्थान पर। देखिए इकाई के अंक पे 2 कहीं भी नहीं है, और जब तक 5 व 2 की गुणा आपस में नहीं होगी तब तक शून्य का निर्माण भी नहीं होगा। तो देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया गया है आपके सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या बताओ। अब देखिए वही फैक्टोरियल का अर्थ बताया था, 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा 97, वही क्रमागत संख्याओं का गुणनफल बनता है। तो इसमें मैं यहाँ पर आपसे बता रहा हूँ, इसमें शून्यों की संख्या पूछी है। तो क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में हम सबसे पहले 5 देखते हैं, 5 कितनी बार आता है, क्योंकि 2 तो क्रमागत संख्याओं में 5 से अधिक बार आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको फैक्टोरियल 100 को 5 से भाग करके देखते हैं। 5 दूनी 10, 20 बार कटा, 5 चौक 20। अब 5 से ये भाग नहीं होता, तो भागफल कितने आ गए हमारे? 20 और 4 24, तो 24 शून्य है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 24 शून्य। अब इसी प्रकार यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारा 1000 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताओ। तो वही 5 से भाग करेंगे 1000 को।
देखिए 5 दूनी 10, 200 बार कटा, फिर 5 चौक 20, 40 बार कटा, 5 अठे 40, फिर 5 से 5 एकम 5 एक बार। अब इन सभी को जोड़ लेंगे। 240 8 48 और 1 49, 249। तो शून्यों की संख्या होगी 249। तो धीरे धीरे आपकी समझ में आता रहेगा और धीरे धीरे शायद समझ में आ रहा होगा। और कोशिश करते हैं शून्यों को फाइंड कैसे किया जाता है।